हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम यूजीन ओ नील के फेमस प्ले द हैरी एप की समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस प्ले में यूजीन ओ नील ने हमें एक व्यक्ति के बारे में बताया है जिसका नाम है यंग, और हमें ये दिखाया गया है कि कैसे उद्योगीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का गरीब लोगों के ऊपर कितना बुरा असर होता है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को और अच्छे तरीके से समझते हैं। द हैरी एप को यूजीन ओनील ने 1922 में लिखा था, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक लेबरर यांक की कहानी है जो कि एक बहुत ही बीसली किस्म का एक एक जानवर किस्म का व्यक्ति है। अनथिंकिंग यानी वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, और उसे अपनी फिजिकल प्रोवेस यानी कि अपनी फिजिकल एनर्जी का बड़ा गर्व है क्योंकि वो एक ताकतवर लेबरर है, और वही प्रोटैगनिस्ट है, इस प्ले का मेन कैरेक्टर है। और दिखाया गया है कि कैसे वो दुनिया में अपने लिए एक पहचान बनाना चाहता है, एक ऐसी दुनिया में जिसे रिच लोग यानी अमीर लोग कंट्रोल करते हैं। द हैरी एप प्ले बाय यूजीन ओनील इज अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्ले में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगीकरण के नेगेटिव इफेक्ट्स को दिखाया गया है। अब चलिए हम लोग इस प्ले की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक शिप दिखाया जाता है, और शिप का फोरकैसल दिखाया जाता है यानी शिप के नीचे का हिस्सा दिखाया जाता है, जहां पर कुछ फायरमैन यानी ऐसे लोग जो शिप के अंदर आग को जलाए रख रहे थे, जिसके कारण शिप आगे बढ़ रहा था। कोयला वगैरह वो लोग डाल रहे थे। तो ये जो फायरमैन हैं वो शराब पी रहे थे और अपने आप में ही मस्त थे। दो दे सीम हैप्पी, वो लोग काफी खुश लग रहे थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में कुछ टेंशन था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी मोमेंट पे वो लोग लड़ाई करने लग जाएंगे। द मैन सिंग समटाइम्स अबाउट अल्कोहल एंड समटाइम्स अबाउट होम। और ये जो आदमी है वो गाने गा रहे थे, कभी शराब के बारे में, कभी अपने घर के बारे में। यांग वर्बली अटैक्स द आइडिया ऑफ होम, वुमेन एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। लेकिन यांग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो लोग घर के बारे में या औरतों के बारे में या किसी भी तरह के इमोशनल मोमेंट्स के बारे में गा रहे हैं। उसे ये चीज पसंद नहीं आती। लॉन्ग लेज द ब्लेम फॉर देयर मिसरेबल लॉट इन लाइफ ऑन दोज इन फर्स्ट क्लास विच ही आइडेंटिफाइज एज द कैपिटलिस्ट क्लास। तो उन वर्कर्स में से एक वर्कर होता है जिसका नाम होता है लॉन्ग, और वो कहता है कि हम लोग इसीलिए सफर कर रहे हैं और हमारी हालत इसीलिए खराब है क्योंकि अमीर लोग यानी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। यांग सेज द वर्कर्स आर बेटर देन देम। तो यांग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वर्कर्स लोग उन अमीर लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। पैडी लॉन्चेस इनटू अ बाउट ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर द डेज बिफोर इंजिन्स। इसके बाद उनमें से जो एक वर्कर है पैडी, वो उन दिनों को याद करने लगता है जब शिप में या किसी भी दूसरी जगह पर इंजिन्स नहीं लगे थे, और शिप जैसी जो चीजें हैं वो समुद्र में हवा से चलती थी, और उनके जैसे वर्कर्स को काम नहीं करना पड़ता था। उन दिनों को वो याद करता है कि कैसे नेचर के कारण समुद्र में शिप चलता था और उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर वो लोग उस जमाने में होते। यांग टेल्स हिम ही इज क्रेजी एंड डेड। और यांग कहता है कि तुम पागल हो और तुम एक गुजरे काल में जी रहे हो। इस तरह से वो उसे भी बहुत सारी बातें कहता है। मीन वाइल ऑन द प्रोमेनेड डेक, Mildred Douglas endures her aunt's chiding as they chat and recline in the deck chairs. इसके बाद हमें शिप के ऊपर का हिस्सा दिखाया जाता है जो कि प्रोमिनेंट डेक है यानी ऊपर का हिस्सा शिप का। वहां पर हम देख सकते हैं कि एक अमीर लड़की है मिल्ड्रेड डॉगलस, जो अपनी आंटी के साथ वहां पर बैठी हुई है कुर्सियों पर, और उसकी जो आंटी है उसे किसी बात के लिए चिढ़ा रही होती है। हर आंट टीजेस हर अबाउट मिल्ड्रेड्स अटेम्प्ट्स टू हेल्प द पुअर थ्रू हर एफर्ट्स इन सोशल सर्विस। तो उसकी जो आंटी है वो मिल्ड्रेड को इसलिए चिढ़ा रही होती है क्योंकि मिल्ड्रेड कहती है कि वो सोशल सर्विस करके गरीब लोगों की मदद करना चाहती है। Despite the fact that Mildred enjoys the comforts and benefits of her family's fortune derived from their steel business, she wants to make her own positive impact on life. तो हालांकि मिल्ड्रेड एक बहुत ही अमीर खानदान से है और अपनी फैमिली की इनकम को खूब एंजॉय करती है। उसकी फैमिली का स्टील बिजनेस था, लेकिन फिर भी वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्रिएट करना चाहती है और इसीलिए वो सोशल सर्विस करना चाहती थी। हर aunt tells her that her efforts to improve the lives of the poor are anything but altruistic. उसकी आंटी कहती है कि ये सब जो तुम्हारे सपने हैं कि तुम गरीबों की मदद करोगी, ये सब बकवास हैं, ये सब
करने की जरूरत नहीं है. Rather, she says they are poor attempts at boosting her own social credibility. Despite her aunt's recriminations, Mildred is determined to visit the stockhole below the decks. तो ये सब चीजें उसकी आंटी कहती है, लेकिन फिर भी वो डिटरमाइंड रहती है. और मिल्ड्रेड कहती है कि वो डेक के नीचे बने स्टोक हॉल में, यानी जहाँ पर वो वर्कर्स काम कर रहे हैं और इंजन को चालू रखने के लिए वो जो फायरमैन काम कर रहे हैं वो उनसे मीटिंग करना चाहेगी, उन्हें देखना चाहेगी. शी वांट्स टू एक्सपीरियंस देयर लाइफस्टाइल. वो उनके लाइफस्टाइल को देखना चाहेगी, एक्सपीरियंस करना चाहेगी. और शिप का जो कैप्टन है वो उसे परमिशन दे देता है, बट ओनली बिकॉज शी क्लेम दैट हर फादर द चेयरमैन ऑफ द शिप लाइन हैड गिवन हर अ लेटर आस्किंग हर टू इंस्पेक्ट द शिप. तो वो कहती है कि उसके फादर ने कहा है कि शिप को इंस्पेक्ट करो, और इसीलिए शिप का जो कैप्टन है वो उसे परमिशन दे देता है कि तुम नीचे जा सकती हो. When the second engineer questions her choice in wearing a white dress when she is about to go somewhere dirty, she replies that she will just throw it away because she has plenty of clothes. तो जब इंजीनियर पूछता है उससे कि तुम सफेद कपड़े पहनकर नीचे क्यों जाना चाहती हो, वो भी ऐसी गंदी जगह पर, तब वो कहती है कि उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है. वो कपड़े गंदे हो जाएंगे तो वो उनको फेंक देगी, क्योंकि उसके पास तो उस शिप पे ही 50 जोड़ी कपड़े हैं. तो उसके पास बहुत कपड़े हैं, इसीलिए उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उसकी व्हाइट ड्रेस गंदी भी हो गई तो कोई बात नहीं. इन द स्टॉक होल द मेन आर डर्टी एंड स्वेटिंग. तो जब वो लोग स्टॉक होल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी जो आदमी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं वो गंदे हैं और उनसे पसीना बह रहा है. पैडी इज टायर्ड सो यांक मेक्स फन ऑफ हिम. अब जो पैडी है वो थक जाता है और यांक उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि देखो इस फर्नेस को, आग को जलाए रखने की मुझ में कितनी ज्यादा काबिलियत है, बिना थके मैं काम कर सकता हूँ. इस ब्रैगिंग रैलीज द अदर फायरमैन एंड दे वर्क हार्डर टू कंटिन्यू स्टोकिंग द फायर. अब जब वो इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा होता है तो बाकी के फायरमैन भी मेहनत करने लग जाते हैं. When Mildred arrives, all the men notice except for Yank. जब मिल्ड्रेड वहां पहुंचती है तो सभी आदमी उसे देखते हैं, सिर्फ यांक नहीं देखता है और बस काम करते रहता है. लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो बहुत ही हेटफुल नजरों से उसे देखता है, और उसकी इस नफरत भरी नजर से मिल्ड्रेड डर जाती है और ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है. और फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ और इस फिल्दी बीस्ट यानी कि इस गंदे जानवर से दूर ले चलो. तो वो यांग को एक फिल्दी बीस्ट कहती है, और यांग को उसकी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने शॉवल को वहीं पर फेंकता है डोर के पास जैसे ही वो चली जाती है. आफ्टर द शिफ्ट एंड्स मोस्ट ऑफ द फायरमैन क्लीन अप. अब जैसे ही शिफ्ट खत्म होती है सभी फायरमैन साफ सफाई करने चले जाते हैं, लेकिन यांक वहीं पे बैठा रह जाता है. ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड द अदर मैन टीज हिम. वो एक अजीब से कश्मकश में था, उसके मन में अजीब सी भावनाएं आ रही थी, और बाकी के आदमी उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि शायद उसे मिल्ड्रेड अच्छी लगने लगी है. लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे मन में बस उस लड़की के लिए नफरत है. यानी वो बहुत ज्यादा मिल्ड्रेड से नफरत करने लग जाता है. द फायरमैन डिटरमाइंड दैट द इंजीनियर शोड देम ऑफ टू मिल्ड्रेड लाइक एनिमल्स एट अ जू. और सारे फायरमैन कहते हैं मिलकर कि कैसे वो इंजीनियर, उनका जो शिप का इंजीनियर था, कैसे वो मिल्ड्रेड को वहां लेकर आया और उन्हें दिखाया, वैसे ही जैसे कि किसी को जू में ले जाकर जानवर दिखाए जाते हैं. और इसके बाद फिर सभी फायरमैन यांग को एक हैरी एप यानी कि एक बड़े बड़े बालों वाला बंदर कहने लगते हैं. सारे फायरमैन उसे चिढ़ाने लगते हैं, और उसे भी ये बुरा नहीं लगता. इनफैक्ट उसे ये चीज अच्छी लगती है, क्योंकि वो इमेजिन करने लग जाता है कि कैसे वो एक बड़ा सा बंदर बनकर मिल्ड्रेड के पास जाता है और उसके साथ वॉयलेंस करता है, हिंसा करता है, और उसका जो टेम्पर है, गुस्सा है, वो बढ़ने लग जाता है और बाकी के आदमी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं. आफ्टर द शिप मेक्स पोर्ट इन न्यूयॉर्क, लॉन्ग एंड यांक आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी. इसके बाद जब शिप फाइनली न्यूयॉर्क आकर रुकता है तो लॉन्ग और यांक दोनों न्यूयॉर्क की सड़कों से जाने लगते हैं. लॉन्ग प्रोवाइड्स मोर पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स पर यांक इज एंगर्ड बाय द एग्जॉर्बिटेंट प्राइस ऑफ फर्स. दोनों कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं और यांक को इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे जो जानवरों के फर्स होते हैं जिनसे कपड़े बनते हैं उनके प्राइजेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं. ही ट्राइज टू स्टार्ट अ फाइट विद सम वेल्दी चर्च गोअर्स. इसके बाद वो कुछ अमीर लोगों से लड़ने लगता है जो लोग चर्च जा रहे होते हैं, और कहता है कि उसके जैसे लोगों की वजह से ही, जिनके पास फिजिकली बहुत ज्यादा क्षमता है, ताकत है, ये दुनिया चल रही है.
और इसके बाद वो उनके साथ फिजिकली वॉयलेंट होने लगता है, हिंसा करने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर अरेस्ट कर लेती है। वाइल इन जेल यांग फील्स लाइक एन एनिमल केज्ड एट अ जू। और जब वो जेल में है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि वो बिल्कुल एक चिड़ियाघर में बंद जानवर की तरह है। इनिशियली द अदर प्रिजनर्स मेक फन ऑफ हिम, और वहां पर मौजूद जो बाकी के प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जैसे ही वो मिल्ड्रेड का आखिरी नाम लेता है, दे टेल हिम अबाउट हर फादर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टील ट्रस्ट। उसके बाद वो सारे जो प्रिजनर्स हैं, जेल के कैदी हैं, वो बताते हैं कि मिल्ड्रेड का पिता तो एक स्टील ट्रस्ट यानी स्टील की बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। वन ऑफ देम रिकमेंड्स दैट यांग जॉइन द वॉबलीज, और इसके बाद फिर वो जो कैदी हैं वो यांग से कहते हैं कि तुम वॉबलीज को ज्वाइन कर लो। अब ये जो वॉबलीज है वो एक ग्रुप है लेबर एक्टिविस्ट का, यानी जो लेबरर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये वॉबलीज, जो लिबरर्स के हकों के लिए लड़ रहे होते हैं। तो सारे प्रिजनर्स कहते हैं कि यांग को वॉबली ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। थ्रू देम यांग डिसाइड्स ही विल एग्जैक्ट हिज रिवेंज। तो यांग डिसाइड करता है कि वॉबली ग्रुप के जरिए ही वो अपना बदला लेगा। एज हिज टेम्पर कंटिन्यूज टू बॉयल ही थिंक्स ऑफ द स्टील बार्स रिस्ट्रेनिंग हिम। अब जैसे जैसे उसे गुस्सा आ रहा होता है वो ये सोचने लगता है कि कैसे ये जो स्टील की बार्स हैं वो उसे जकड़ रही हैं, और वो उन्हें मोड़ता है ताकि वहां से बाहर निकल सके। लेकिन किसी भी तरीके से प्रिजन के जो गार्ड्स हैं, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, वो उसे सबड्यू करते हैं, उसे ऐसा करने से रोकते हैं। आफ्टर ही इज लेट आउट ऑफ जेल, जैसे उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, वो वॉबलीज के ऑफिस में जाता है, और तब उसे पता चलता है कि वॉबली एक निक नेम है, एक पेट नेम है उस लेबर यूनियन का, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन बट हैज टू स्टॉप एंड थिंक व्हेन ही इज आस्क्ड फॉर हिज लीगल नेम। जब उसका नाम उससे पूछा जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि उसका नाम क्या है। At first, the labor union is excited to have Yank because they want to organize other workers on the ship line. But when they ask him whether he wants to achieve his goals through dynamite or legitimate direct action, he answers dynamite. तो जब वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम अपना बदला लेने के लिए क्या करना चाहोगे, तुम डायरेक्ट एक्शन लोगे, किसी तरह का केस वेस लड़ोगे, या डायनामाइट के जरिए, तो वो कहता है डायनामाइट। तो तब वो लोग समझ जाते हैं कि ये जो यांक है बहुत ज्यादा डेंजरस है, और वो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लेते हैं, और उस अपने ग्रुप में वो यांक को शामिल नहीं करते। आउटसाइड ही रिपीट्स अ कंप्लेंट दैट ही ट्रूली डज नॉट बिलोंग एनीवेयर। और वहां से बाहर निकलते हुए उसे बहुत ज्यादा निराशा होती है, और वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे वो कहीं पे भी बिलोंग नहीं करता। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले उसे देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक शराबी है, और वो लोग भी उसे बुरा भला कहते हैं। यांग डिसाइड्स टू विजिट द जू। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक चिड़ियाघर जाएगा। देयर ही वॉक्स इनटू द मंकी हाउस वेयर ही टेल्स द एनिमल्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन न्यूयॉर्क। वहाँ पे वो कुछ बंदरों के पिंजड़ों के पास जाता है, और जानवरों को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने लगता है। व्हेन अ गोरिल्ला पाउंड्स हिज चेस्ट, यांग decides they belong together and thinks of their club as the hairy apes। इसके बाद फिर वो देखता है कि वहां पर एक गोरिल्ला है जो अपने सीने पर मुट्ठियां मार रहा होता है, और तब यांग कहता है कि वो सभी लोग एक ही ग्रुप को, एक ही क्लब को बिलोंग करते हैं, और उनका जो क्लब है उसका नाम है द हेरी एप्स। ही ओपन्स द केज डोर। इसके बाद वो केज का दरवाजा खोल देता है, जिससे गोरिल्ला बाहर आ जाता है, और गोरिल्ला उसे पकड़ता है और जोर से उसे गले लगाता है। एज ही क्रम्पल्स टू द ग्राउंड एंड डाइज, यांक रियलाइजेस दैट ही डज नॉट बिलोंग विद द हेरी एप्स आइदर। और वो इतने जोर से उसे गले लगाता है कि यांक की जो पसलियां हैं, छाती की हड्डियां हैं, वो टूट जाती हैं, और वो वहीं पर गिरकर मरने लगता है। और तब वो ये रियलाइज करता है कि वो हेरी एप्स यानी बंदरों में भी बंदरों का भी हिस्सा नहीं है। ही डज नॉट बिलोंग विद द हेरी एप्स, यानी उन्हें भी बिलोंग वो नहीं करता है, यानी वो कहीं पे भी बिलोंग नहीं करता, कोई भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, ऐसा वो सोचने लगता है। और वहीं पर ये जो प्ले है, ड्रामा है, वो खत्म हो जाता है। अब चलिए हम लोग इसके एनालिसिस को समझते हैं। एट फर्स्ट यांग फील सिक्योर एज ही स्टोक्स द इंजन ऑफ एन ओशन लाइनर। तो पहले तो यांग को बड़ा सिक्योर महसूस हो रहा था, अपने आप में ही वो बड़ा संतुष्ट था जब वो उस शिप को चला रहा था, आग डाल रहा था जब वो,
आग क्रिएट कर रहा था जब वो, तब उसे बड़ा ही संतुष्ट महसूस हो रहा होता है। एंड इज हाईली कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करता है अपने फिजिकल पावर में, कि कैसे अपने फिजिकल पावर के ज़रिए वो शिप के इंजन्स को चला रहा है और अपने जो बाकी के जो फायरमैन हैं, साथी हैं, उनको वो कैसे अ, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इन सभी चीज़ों पर उसे बड़ा ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। हाउएवर व्हेन द रिच डॉटर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट इन द स्टील बिज़नेस रिफर्स टू हिम एज़ अ फिल्दी बीस्ट, यांग अंडरगोज़ अ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन जैसे ही उस अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट की जो बेटी होती है मिल्ड्रेड, जैसे ही उसे वो एक फिल्दी बीस्ट कहती है, एक गंदा जानवर कहती है, वैसे ही यांग को समझ नहीं आता कि क्या वाकई में वो एक गंदा जानवर ही है। तो उसका एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है, यानी वो अपनी जो पहचान है उसको समझ नहीं पाता। एंड सो स्टार्ट्स हिज फिजिकल एंड मेंटल डिटोरेशन, और इस तरीके से दिमागी तौर पे और शारीरिक तौर पे उसका डिटोरेशन होने लगता है। ही लीव्स द शिप, वो शिप को छोड़ता है और मैनहट्टन में घूमने लगता है, ओनली टू फाइंड ही डज नॉट बिलोंग एनीवेयर। और वहां पर भी उसे ऐसा ही महसूस होता है कि वो किसी को भी बिलोंग नहीं करता, नाइदर विद द सोशलाइट्स ऑन फिफ्थ एवेन्यू, ना तो फिफ्थ एवेन्यू वाली सड़क के सोशलाइट्स यानी कि अमीर लोगों में उसकी कोई जगह है, और ना ही लेबर ऑर्गेनाइजर्स यानी कि जो उसके साथी हैं, जो फायरमैन हैं, ना वहां पर उसकी कोई जगह है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जगह अब कहीं नहीं है। इन अ फाइट फॉर सोशल बिलोंगिंग, यंग्स मेंटल स्टेट डिसइंटीग्रेट्स, और अपनी जगह बनाने के लिए ही अ, वो उसका जो मेंटल स्टेट है वो खराब होने लगता है। वो एनिमलिस्टिक एक जानवर जैसा हो जाता है, और लास्ट में एक जानवर, एक बंदर ही उसे हरा देता है। द हैरी एप इज अ पोर्ट्रेयल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल क्लास। तो हैरी एप में बताया गया है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का एक बहुत ही बुरा असर हुआ यांग नाम के उस कैरेक्टर के ऊपर। तो यहीं पर ये जो प्ले है उसकी समरी और एनालिसिस खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।